तो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्री फेज एसी सर्किट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज एंड रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट फॉर थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड एसी सर्किट। और सेम रिलेशन इन द सेंस कि रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज एंड फेज करंट लाइन करंट फॉर थ्री फेज स्टार कनेक्टेड एसी सर्किट, मतलब दोनों ही रिलेशन दोनों अलग अलग सर्किट के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे या निकालेंगे। तो थ्री फेज एसी सर्किट हमने बताया था दो टाइप के होते हैं, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड, थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड। तो उसमें कुछ पॉइंट्स पाए जाते हैं, जो कुछ टर्म होते हैं जिसको फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज फेज करंट लाइन करंट कहते हैं। तो कल हमने पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि फेज करंट लाइन करंट फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो पहले हम फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। फेज वोल्टेज आपको बताया गया था कि हर एक थ्री फेज सर्किट में हर एक फेज वाइंडिंग के क्रॉस का जो वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज कहलाता है। और थ्री फेज एसी सर्किट में किन्हीं दो फेज के बीच का जो वोल्टेज होता है उसे लाइन वोल्टेज कहते हैं। इसी तरह थ्री फेज एसी सर्किट में हर एक फेज वाइंडिंग से फ्लो करने वाले करंट को फेज करंट और थ्री फेज एसी सर्किट के आउटर टर्मिनल पर फ्लो करने वाले करंट को लाइन करंट कहते हैं। जहाँ पे लाइन वोल्टेज को सप्लाई वोल्टेज समझेंगे और लाइन करंट को सप्लाई करंट समझेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग समझेंगे इसके कनेक्शन डायग्राम को। तो कनेक्शन डायग्राम में क्या करना है आपको, थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड एसी सर्किट अगर हमको कनेक्ट करना है तो हम लोग पहले थ्री फेज वाइंडिंग को लेंगे और वो तीन फेज वाइंडिंग को क्या करेंगे, तीन पॉइंट्स के बीच में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे फिगर के अनुसार हम देखेंगे कि हमने तीन पॉइंट ले रखा है 1, 2 और 3। तो जो पहला फेज वाइंडिंग है उसको कनेक्ट कर रखा है 1 से 2 के बीच में, जो दूसरा फेज वाइंडिंग उसको कनेक्ट कर रखा है 2 से 3 के बीच में, और जो तीसरा फेज वाइंडिंग उसको कनेक्ट कर रखा है 3 से 1 के बीच में। अब हर एक पॉइंट से जहाँ पे फेज वाइंडिंग्स कनेक्टेड हैं आपस में, वहाँ से एक वायर खींचेंगे आउटर टर्मिनल की ओर। तो पॉइंट 1 से हमने एक वायर लिया बाहर की ओर, फिर पॉइंट 2 से एक वायर लिया बाहर के लिए, पॉइंट 3 से वायर लिया है बाहर की ओर। तो ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 कौन से पॉइंट हैं जिनके बीच में डेल्टा फेज वाइंडिंग कनेक्टेड है। अब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 से पॉइंट 3 से जो वायर बाहर लिए गए हैं इन्हीं को थ्री फेज सिस्टम के सप्लाई वायर्स कहते हैं। तो जो पहला वायर है उसको फेज 1 से डिनोट करते हैं, जो दूसरा वो फेज 2 और जो तीसरा फेज 3। अब बात करेंगे क्या कि जो हमने टर्म्स बोले अभी, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज फेज करंट लाइन करंट, वो कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो फेज वोल्टेज को भी बताया गया आपको कि हर एक फेज वाइंडिंग के क्रॉस का जो वोल्टेज है उसे फेज वोल्टेज कहते हैं। तो पहला फेज वोल्टेज हम बात करेंगे कहाँ पे दिखाएंगे, जो पहला फेज वाइंडिंग है जो 1 से 2 के बीच में कनेक्ट है, तो वो वाला फेज वोल्टेज कौन सा है, V12, जिसको हम लोग डिनोट किए V12 से। फिर दूसरा फेज वाइंडिंग कनेक्ट किए हैं 2 से 3 के बीच में, तो उसके क्रॉस का जो फेज वोल्टेज का नोटेशन है उसको हमने नोट किया है V23 से। और जो तीसरा फेज वाइंडिंग है उसको कनेक्ट किया 3 से 1 के बीच में, तो उस फेज के वोल्टेज का नोटेशन है हमारा V31। इसी तरह से हम लोग समझेंगे कि फेज करंट। तो फेज करंट को क्या बताया गया था कि हर एक फेज वाइंडिंग से होकर फ्लो करने वाले करंट को ही फेज करंट कहते हैं। तो बात करेंगे पहला फेज वाइंडिंग कहाँ कनेक्ट है, 1 से 2 के बीच में। तो उस वाइंडिंग में जो करंट का सर्कुलेशन हमने दिखाया है 1 से 2 के बीच में, तो इसलिए वहाँ के फेज करंट का नोटेशन नोट किया गया है I12। इसी तरह दूसरा फेज वाइंडिंग कनेक्ट किया गया 2 से 3 के बीच में, तो इसलिए वहाँ के फेज करंट का नोटेशन नोट किया गया है I23। फिर बात करेंगे तीसरा फेज वाइंडिंग कनेक्ट है 3 से 1 के बीच में, तो वहाँ के फेज करंट का नोटेशन है आपका I31। अब बात करेंगे कि डेल्टा सर्किट डिफाइन किया गया था कि जब when three phase windings are connected as in the form to make a closed mesh or closed circuit। तो हम बात करेंगे किसी भी क्लोज मेश या क्लोज सर्किट में जो करंट का सर्कुलेशन होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द सेंस कि या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जब क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कहने का मतलब ये है कि जो इसमें हम लोग फेज करंट का डायरेक्शन मानेंगे वो सेम होना चाहिए। मतलब या तो पूरा जो फेज करंट I12, I23, I31 या तो ये पूरे क्लॉकवाइज फ्लो होने चाहिए या तो ये पूरे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने चाहिए। तो इस चीज़ का हमको कनेक्शन डायग्राम बनाते टाइम ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे कि आउटर टर्मिनल मिलने वाले करंट को हम लोग लाइन करंट कहते हैं। तो आउटर टर्मिनल पे फेज 1 की आउटर टर्मिनल पे देखिए नोटेशन सबसे साइड में हमारा सबसे राइट साइड में नोट है I1।
तो ये फेज़ 1 का लाइन करंट I1 हो गया। इसी तरह फेज़ 2 के वायर में जो सबसे राइट साइड देखेंगे तो वहाँ पे फेज़ 2 के वायर में करंट का नोटेशन I2, तो ये फेज़ 2 का लाइन करंट है। इसी तरह तीसरे फेज के वायर में सबसे राइट साइड में उसमें जो करंट दिखाया गया उसका नोटेशन I3, तो इस तरह से ये फेज़ 3 का लाइन करंट हो गया I3। अब बात करेंगे लाइन वोल्टेज का। तो हमने बताया था कि लाइन वोल्टेज क्या होता है कि द वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेजेज। तो फेज 1 का वायर 1 और फेज 2 का वायर 2 है, तो एनी किसी दो फेज के बीच है, तो पहले 1 से 2 के बीच का जो फेज है तो वहाँ का नोटेशन है V12। इसी तरह 2 से 3 फेज के बीच का जो वोल्टेज होगा वो भी वोल्टेज है V23। तो ये फेज 2 3 के बीच का लाइन वोल्टेज है पहला वाला V12, पहला वाला फेज 1 2 के बीच का लाइन वोल्टेज। इसी तरह 3 से 1 के बीच में देखेंगे तो 3 से 1 के बीच में देखेंगे तो यहाँ 3 से 1 के बीच का जो नोटेशन है वो V31 है, यानी कि फेज 3 से 1 मतलब दो फेज 3 और 1 के बीच का जो वोल्टेज है वो है V31, जिसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। बात करेंगे कि यहाँ पे भी हमको ये ध्यान रखना है फेज सीक्वेंस का कि एक ऑर्डर में होना चाहिए। तो फेज सीक्वेंस का ऑर्डर 1 2 3 होना चाहिए या तो फेज सीक्वेंस का ऑर्डर 3 2 1 होना चाहिए, क्योंकि आपको फेज सीक्वेंस भी डिफाइन किया गया था कल के वीडियो में कि फेज सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस और ऑर्डर इन विच phase voltages of different phases attain their maximum value one after and another। यानी कि एक सीक्वेंस ऑर्डर होता है फेज सीक्वेंस। तो क्लॉकवाइज में इसको समझेंगे 1 2 3 के फॉर्म या तो एंटी क्लॉकवाइज में 3 2 1 के फॉर्म। ठीक, तो जैसे नोटेशन हम V12 फिर V12 के बाद V23 फिर V23 के बाद V31। यहाँ पे हम 1 3 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा नोटेशन गड़बड़ हो जाए, तो सर्किट डायग्राम्स जो आपको आगे रिजल्ट मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा। हम बात करेंगे इसमें कि हम लोग इसमें कनेक्शन डायग्राम के बारे में डिस्कस किया गया है। तो पहला डिस्कशन देखेंगे क्या है कि फिगर शोज द सर्किट डायग्राम ऑफ 3 फेज AC डेल्टा कनेक्टेड सर्किट। मतलब फिगर जो दिख रहा है हमको वो 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड AC सर्किट का है, इन विच I1 2 I2 3 एंड I31 आर द करंट फ्लो थ्रू द फेज वाइंडिंग। मतलब ये सारे वो करंट हैं जो फेज वाइंडिंग से होकर के फ्लो कर रहे हैं। और 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम दैट इज नोन एज फेज करंट। ठीक, मतलब ये क्या है, ये सारे वो करंट है जो 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सर्किट के फेज वाइंडिंग से होकर के फ्लो कर रहे हैं और जिनको हम लोग क्या कहते हैं फेज करंट, जिसको पहले ही मैंने आपको आगे एक्सप्लेन कर दिया था। फिर बात करेंगे क्या I1, I2 एंड I3 आर द करंट्स फ्लो थ्रू द आउटर टर्मिनल इन दैट सिस्टम इज नोन एज अ लाइन करंट। तो आपको ये बताया गया था कि आउटर टर्मिनल पे जो करंट फ्लो होगा वो करंट को लाइन करंट कहेंगे, जैसा कि अभी हमने कनेक्शन डायग्राम के डिस्क्रिप्शन में बता दिया था। फिर बात करेंगे कि द वोल्टेज अक्रॉस द फेज वाइंडिंग्स। मतलब जो फेज वाइंडिंग के अक्रॉस का वोल्टेज है, पहला V12, दूसरा V23 और तीसरा V31। V12, V23 एंड V31 in the 3 phase delta connected circuit is equal to the voltage between two phases। मतलब वही वोल्टेज क्या है, दो फेज के बीच का भी वोल्टेज है, जो फेज के क्रॉस का वोल्टेज वही दो फेज के बीच का भी वोल्टेज है। तो दैट इज नोन एज ए लाइन वोल्टेज, जिसको हम लोग लाइन वोल्टेज के नाम से जानते हैं फॉर अ 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सर्किट। लाइन वोल्टेज hence line voltage will be equal to the phase voltage in case of 3 phase delta connected AC circuit। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर रिलेशन बिटवीन IL एंड IP। VL और VP के बीच में डेल्टा कनेक्टेड सर्किट में हमने रिलेशन देख लिया कि वहाँ पे जो रिलेशन होगा वो VL और VP वहाँ पे बराबर होगा। अब बात करेंगे IL और IP के बीच में रिलेशन के लिए। तो IL और IP के बीच में रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हर एक जो ऊपर सर्किट डायग्राम है वहाँ पे जिन पॉइंट्स के बीच में ये डेल्टा कनेक्टेड सर्किट कनेक्ट है वहाँ पे हर पॉइंट पे हमको क्या कर देना है, KCL लगा देना है। तो KCL लगाते टाइम आपको क्या लिखना है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट और ये आउटगोइंग करंट का रिलेशन लिखते हुए हर पॉइंट पे आपको लाइन करंट की वैल्यू फेज करंट के टर्म्स में लिखनी है। तो लाइन करंट की वैल्यू मतलब पहले फेज का लाइन करंट क्या है I1, दूसरे फेज का लाइन करंट क्या है I2 और तीसरे लाइन करंट क्या है I3। तो मतलब I1 I2 I3 की वैल्यू फिगर में शो करने वाले फेज करंट I1
I23 एंड I31 के टर्म्स में लिखना है। तो पहले देखेंगे कि जब पहले पॉइंट पर हम लोग केसीएल लगाएंगे, फिगर को सामने रखते हुए आप लोग समझिएगा, तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा कि अप्लाई केसीएल एट नोड 1। तो वहाँ पे अप्लाई करने से हमको मिलेगा कि फेज करंट I31 इज इक्वल टू फेज करंट I12 प्लस लाइन करंट I1। तो हमको I1 लाइन करंट की वैल्यू फेज करंट के टर्म्स में लिखना है। तो I1 इज इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे I31 माइनस I12। इसी तरह केसीएल अप्लाई करेंगे नोड 2 पे, तो वहाँ पे भी इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग का रिलेशन देखते हुए लिखेंगे फेज करंट I12 इज इक्वल टू फेज करंट I23 प्लस लाइन करंट I2। फिर हमको लाइन करंट की वैल्यू फेज करंट के टर्म्स में लिखना है। तो लाइन करंट I2 इज इक्वल टू I12 माइनस I23। फिर इसी तरह सिमिलरली हम लोग के पॉइंट 3 पे भी केसीएल लगाएंगे, वहाँ पे भी इनकमिंग करंट का रिलेशन आउटगोइंग करंट से दिखाते हुए फेज करंट I23 इज इक्वल टू फेज करंट I31 प्लस लाइन करंट I3। तो यहाँ से हमको फिर लाइन करंट का वैल्यू फेज करंट के टर्म्स में लिखना है। तो लाइन करंट I3 इज इक्वल टू I23 माइनस I31। अब हमको इन रिलेशन जो कि हमको केसीएल अप्लाई केसीएल एट नोड 1 एट 2 और नोड 3 से मिला है, तो उसको हम इक्वेशन 1 2 3 मानेंगे। इन इक्वेशन को मतलब जो लाइन करंट I1, जो लाइन करंट I2 और जो लाइन करंट I3 है, तो देखेंगे ये हर दो फेज करंट का रिजल्टेंट है। तो पहला फेज करंट जो पहला लाइन करंट हो रिजल्टेंट किसका है, I31 के पॉजिटिव फेज का और I12 के नेगेटिव फेज का। इसी तरह जो दूसरा लाइन करंट है उसका रिजल्टेंट है, वो किसका रिजल्टेंट है, I12 के पॉजिटिव फेज और I23 के नेगेटिव फेज। इसी तरह जो तीसरा लाइन करंट है वो किसका रिजल्टेंट है, I23 के पॉजिटिव फेज का और I31 के नेगेटिव फेज का। तो इन करंट का रिलेशन हमको समझने के लिए हमको हेल्प लेना पड़ेगा फेजर डायग्राम का। तो फेजर डायग्राम का हेल्प लेंगे, तो फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि आपको बताया गया था इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट पिछले वीडियो में। तो इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट आपको बताया गया था कि किसी भी 3 फेज डेल्टा कनेक्टर सर्किट में जो फेज वोल्टेजेज होते हैं और जो फेज करंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री होते हैं। तो इनमें क्या करेंगे, हमको क्या करना है, फेज करंट है। तो फेज करंट हमने अभी देखा सर्किट डायग्राम में, कनेक्शन डायग्राम में किसको मान रखा है, I12 को, I23 को और I31 को। तो इनको क्या करना है, आपको 120 डिग्री पे एक दूसरे से रखना है। तो देखें फेज करंट I12, फिर दूसरा फेज करंट I23 और तीसरा फेज करंट I31, इनको हम लोग क्या करेंगे, आपस में 120 डिग्री पे रख लेंगे, ठीक, विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। रखने के बाद क्या करना है हमको, देखें कि हर लाइन करंट किसी न किसी फेज करंट का नेगेटिव के साथ रिजल्ट दे रहा है। तो हमको क्या करना है, हर एक फेज करंट का नेगेटिव फेज ड्रॉ करना है। तो हम बात करेंगे जो नेगेटिव फेज ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड लाइन से शो करेंगे। और दूसरी चीज़ जो नेगेटिव फेज ड्रॉ होता है, ओरिजिनल फेज के जब हम अपोजिट 180 डिग्री चलेंगे तो वहाँ पे हमको नेगेटिव फेज मिलेगा। अगर ओरिजिनल फेज मेरा राइट में है तो उसका ओरिजिनल फेज अपोजिट फेज कहाँ होगा, लेफ्ट में। अगर वो ओरिजिनल फेज मेरा ऊपर की तरफ है तो उसका अपोजिट फेज कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। अगर मेरा ओरिजिनल फेज लेफ्ट की तरफ है तो उसका अपोजिट फेज राइट की तरफ होगा। इस चीज़ को समझते हुए आपको क्या करना है, हर एक फेज करंट का, तो फेज करंट कौन कौन से हैं, I12, I23 और I31, क्या क्या करना है, अपोजिट फेज ड्रॉ करना है। तो जो ओरिजिनल फेज होंगे उनको हम लोग मेन लाइन या डायरेक्ट लाइन से शो करेंगे, लेकिन जो अपोजिट फेज है उनको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या कहा, I12 का अपोजिट फेज ड्रॉ किया तो जो बन गया माइनस I12। फिर I23 का अपोजिट फेज ड्रॉ किया तो वो बन गया माइनस I23। फिर I31 का अपोजिट फेज ड्रॉ करेंगे तो वो बन जाएगा माइनस I31। तो इस कनेक्शन डायग्राम में इस फेजर डायग्राम में कुछ लाइनें इधर उधर हैं, लेकिन जो आपको बताया जा रहा है उस पॉइंट पे ध्यान देना है। स्केल की हेल्प से 180 डिग्री पीछे चलेंगे आप, ठीक, या प्रोटेक्टर की हेल्प से 180 डिग्री पीछे जाएंगे तब उसका हम नेगेटिव फेज ड्रॉ होगा। फिर अब हमको इक्वेशन 1 पे ध्यान देना है कि इक्वेशन 1 I1 कहाँ मिल रहा है। तो आपको देखना है कि I31 के पॉजिटिव फेज में, तो I31 का पॉजिटिव फेज किधर है, देखिए लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ है। और I12 का नेगेटिव फेज कहाँ है, लेफ्ट कॉर्नर में ये भी है। तो इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट लाइन है उसी को हम I1 से डिनोट करेंगे। अब बात करेंगे कि दो फेज करेंगे जो कि अलग अलग फेज में है, उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए, उनका रिजल्टेंट शो करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, मैथमेटिक्स में पैरेललोग्राम मेथड पढ़ाया गया। तो पैरेललोग्राम मेथड कहता है कि दोनों
फेज का पैरेलल लाइन खींचेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे रिजल्टिंग लाइन को हम शो करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब बात करेंगे कि I-I12 का पैरेलल लाइन कहाँ खींचेंगे, I31 से पैरेलल खींचेंगे, और I31 का पैरेलल लाइन कहाँ से खींचेंगे, -I12 से खींचेंगे। तो ये एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे ले जा करके हम I12 को मिला देंगे। अब बात करेंगे, जब हमने बताया ओरिजिनल फेज आपस में कहाँ होंगे 120 डिग्री पे, लेकिन क्या होगा हम लोग अपोजिट फेज ड्रॉ करेंगे तो अपोजिट फेज क्या करेगा, इनको 120 डिग्री को 60-60 में डिवाइड कर देगा। और जब 60-60 में डिवाइड हो जाएगा तो यानी कि हर दो फेज करंट के बीच का जो एंगल है वो 60 होगा। लेकिन जब उसका रिजल्टेंट ड्रॉ होगा जिसको लाइन करंट कह रहे हैं हम लोग, तो वो क्या करेगा, उस 60 को डिवाइड कर देगा 30-30, यानी कि एक फेज करंट और एक लाइन करंट के बीच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। इसी तरह नेक्स्ट लाइन करंट I2 को समझें तो I2 कहाँ पे हमको रिप्रेजेंट होगा, I2 रिप्रेजेंट होगा हमारा फेज करंट I12 के पॉजिटिव फेज में, जो कि हमारे राइट कॉर्नर में है, और फेज करंट I23 के नेगेटिव फेज के बीच में, तो जो कि हमारे राइट कॉर्नर के अपर साइड में है। ठीक, अब इन दोनों का हम लोग को रिजल्टेंट शो करना है। तो रिजल्टेंट शो करने के लिए बताया गया मैथमेटिक्स में पैरेललोग्राम मेथड है। तो पैरेललोग्राम मेथड में क्या करते हैं, जिन दो लाइन के बीच हमको रिजल्टेंट लाइन ड्रॉ करनी, उन दोनों लाइन का एक दूसरे से क्या करेंगे, पैरेलल लाइन खींचेंगे, एक दूसरे से पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो -I23 का पैरेलल लाइन खींचेंगे I12 से, और I12 का पैरेलल लाइन खींचेंगे -I23 से। इस तरह से जहाँ पे वो दोनों पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर रिजल्टेंट शो करेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा इक्वेशन 2 से देखेंगे वो किसके बराबर होगा, I2 के बराबर। तो इस तरह से I2 करंट, और यहाँ पे भी बताया गया फेज से फेज के बीच का जो एंगल होगा वो 60 होगा, और फेज से लाइन करंट के बीच का जो एंगल बनेगा वो 30 होगा, क्योंकि ये सिमिलर है। अब इसी तरह सेम बात करेंगे तीसरे फेज का। तो तीसरे फेज लाइन करंट का इक्वेशन देखते हुए I23 के पॉजिटिव और I31 के नेगेटिव में। तो I23 का पॉजिटिव कहाँ है, नीचे की साइड में लेफ्ट साइड में, और I31 का नेगेटिव फेज कहाँ है, नीचे की साइड में राइट साइड में। इन दोनों से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, और पैरेलल लाइन यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पे रिजल्टेंट लाइन, तो रिजल्टेंट देखेंगे किसके बराबर, I3 के बराबर। इस तरह से हमारे फेजर डायग्राम बन जाएगा। अब बात करेंगे कि इस फेजर डायग्राम के हेल्प से हम लोग रिजल्टेंट करंट I1, I2, I3 का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखें लिखा है द रिजल्टेंट करंट I1, I2 एंड I3 मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बाय। तो कैलकुलेट करने का क्या है पैरेललोग्राम मेथड से, कि जिन दो टर्म्स का रिजल्टेंट निकालते हैं उसको पहले रूट ओवर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू दोनों कॉस और दोनों के बीच का एंगल। तो हमने बताया हर दो फेज करंट के बीच का जो एंगल होगा फेजर डायग्राम में ध्यान रखेंगे तो 60 डिग्री होगा। इसी तरह I1 हम निकाल रहे हैं, तो I1 का निकालेंगे तो हमने देखेंगे तो I1 हमारा यहाँ का लेफ्ट कॉर्नर में, तो ये रिजल्टेंट है I31 के पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव पेज पे। तो यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे रूट ओवर I31 का स्क्वायर प्लस I12 का स्क्वायर प्लस 2I31 इंटू I12 इंटू cos 60। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 से वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात करेंगे कि हमने शुरू में ही बताया था कि आपके सिलेबस जो डिज़ाइन हो सिमेट्रिकल और बैलेंस सिस्टम के लिए डिज़ाइन है, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो फॉर द सिमेट्रिकल एंड बैलेंस सिस्टम I12, I23 और I31 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। दैट्स आल द फेज करंट ऑफ दैट इज डिनोटेड बाय IP। I12 I23 और I31 क्या है, ये सारे आपके फेज करंट हैं जो कि डिनोट किए जाते हैं IP से। बात करेंगे कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा तो मॉड ऑफ I12 मॉड ऑफ किसके बराबर, IP के बराबर। तो ऊपर इक्वेशन के I1 बराबर वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, सबके यहाँ IP पुट कर देंगे। तो I1 इक्वल टू रूट ओवर IP स्क्वायर प्लस IP स्क्वायर प्लस IP टू IP के हिसाब से IP स्क्वायर होगा। तीन वैल्यूज़ को जब हम ऐड करके लिखेंगे तो रूट ओवर 3IP स्क्वायर, तो यहाँ पे IP बाहर आ जाएगा तो I1 इक्वल टू IP रूट 3 हो जाएगा। तो सिमिलरली हम बात करेंगे I2 और I3 के लिए, कि जब हम लोग फिर इस फेजर डायग्राम को देख करके लिखेंगे तो सिमिलरली हमारा I2 और I3 के लिए भी IP रूट 3 आएगा। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि I1 I2 आर द लाइन करेंट्स ऑफ थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड AC system that's all denoted by IL, hence the three phase delta connected system. Hence for the delta connected system IL is equal to IP root 3 और
वी इज इक्वल टू बी पी थ्रू ऊपर ही प्रूफ आपका कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज एंड फेज करंट एंड लाइन करंट फॉर 3 फेज स्टार कनेक्टर सर्किट।